हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? दिवाली वैकेशन के बाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अब जो है छुट्टियां खत्म हो चुकी है और आपको अब करंट अफेयर्स और भी ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आपकी लाइंड अप है, जैसे एसबीआई के एग्जाम्स, आईबीपीएस के एग्जाम और एसएससी के एग्जाम्स। तो करंट अफेयर्स को जो है आपको बढ़िया तरीके से रोज पढ़ना जरूरी हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1 और 2 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। आज के लिए आपके लिए पहली न्यूज है नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे, जिसको हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं, कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 दिन पुरानी न्यूज जरूर है, बट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है हम लोग 31 अक्टूबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन जो है सरदार पटेल साहब का क्या होता है, जन्मदिन होता है। 31 अक्टूबर 1875 को उनका क्या हुआ है, बर्थ हुआ है। और वो सरदार पटेल कौन थे? ये हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के थे। 1947 में जब पहली बार गवर्नमेंट बनी तो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बढ़िया काम अपनी जिंदगी में किया है। ठीक है, इंडिया के बहुत सारे टुकड़े होते अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते। ये 2 टुकड़े जब हुए हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो हमें बहुत ज्यादा इशू देखने को मिलता है। अगर बहुत सारे टुकड़े यहां पर हो जाते तो बहुत ज्यादा इशू होता। ठीक है, तो इनको उसका पूरा क्रेडिट जाता है। 2014 में हमने सबसे पहली बार क्या मनाया था? नेशनल यूनिटी डे, और इसी को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। इसी के साथ साथ 2018 में हमने सरदार पटेल को जो है ट्रिब्यूट देते हुए केवड़िया में, गुजरात में जो पड़ता है, वहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, जो आप जानते हैं कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू हमने यहां पर बनाया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और रिसेंटली क्या हुआ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को क्या बोला है कि ये दुनिया का 8वां वंडर है। 7 वंडर तो आप जानते हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये 8वां नंबर का वंडर है। ऐसा किसने रिकॉग्नाइज किया है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है न्यूज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएम मोदी जो है विजिट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश इनॉग्रेट करने के लिए डोनयी पोलो एयरपोर्ट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहां पर बन रहा है? डोनयी पोलो एयरपोर्ट। और बनाया किसने इसको? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई। इंडिया में मोस्टली एयरपोर्ट की जो सारे काम करते हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देखता है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए आसान भी है क्योंकि सारे कुछ वही करता है। ठीक है, उसके बाद कितना कॉस्ट यहां पे लगा है? ₹645 करोड़ के आसपास यहां पर कॉस्ट लगा हुआ है। 8 चेक इंडेक्स यहां पर बनाए गए हैं और एक साथ में पीक इन टाइम पे 300 पीपल यहां पर एकोमोडेट हो जाए, इतना बड़ा ये स्पेस है। एरिया देखो कितना है, 4100 स्क्वायर मीटर। और ये बहुत सुंदर सी एक जगह है। अरुणाचल प्रदेश अपने आप में एक बहुत सुंदर जगह है। तो वहां पे जो एयरपोर्ट बना है वो भी काफी सुंदर है। आप जाकर गूगल पर इसकी पिक्चर देखिएगा तो आपको बहुत सुंदर वो नजारा मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ ध्यान रखिएगा कि ऐसी कौन सी कंपनी है, आपको पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने यहां पर सबसे पहली बार अपनी सक्सेसफुल फ्लाइट जो है यहां से चलाई है, तो वो है इंडिगो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप क्या जान सकते हैं कि यहां पर जो गवर्नर है उनका नाम है बीडी मिश्रा, चीफ मिनिस्टर का नाम है पेमा खंडू और कैपिटल यहां पर है ईटानगर। तो ये सारी चीजें आपको अरुणाचल प्रदेश और डोनयी पोलो एयरपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सेबी जो है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, आरबीआई जो है आपकी बैंकों को रेगुलेट करती है, वैसी IRDAI जो है वो रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को। तो इन्होंने क्या किया है, एक कमिटी बनाई है देखने के लिए कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है उसको हम हिंदुस्तान में कैसे बढ़ा सकता है। इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम था वो पिछले साल उसने 18.9% की ग्रोथ दिखी थी। सॉरी, इस साल उसने 18.9% की ग्रोथ दिखी, जबकि पिछले साल उसने 28.8% की ग्रोथ दिखी थी। तो ये जो डिक्लाइन हुआ है इसको चेक करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा डिक्लाइन हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, उसके लिए हम सोल्यूशन क्या लेंगे, क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फेस कर रहे हैं और उसको कैसे हम लोग, सोल्यूशन क्या रहेगा उसका। इसके लिए एक 15 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है जो 2 साल के लिए यहाँ पर सर्वे करेगी, काम करेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी और बोलेगा कि कैसे इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाया जा सकता है, जिसको हेड करेंगे राकेश जोशी साहब। तो पूरे 15 लोगों का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको राकेश जोशी साहब का नाम याद है तो भी आपका काम बन जाएगा। IRDAI से आप याद रख सकते हैं कि 1999 में ये बना है, हैदराबाद तेलंगाना में ये बना था, मतलब इसका हेडक्वार्टर्स है। और चेयरपर्सन कौन है? देबाशीष पांडा भी रिसेंट इनके चेयरपर्सन है। IRDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक्ट के अंडर में बनी गई है। और रिकमेंडेशन किसके रिकमेंडेशन से बनी थी? तो ये मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन से IRDAI का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना है कि IRDAI ने एक और जो है
कमेटी बनाई है वो है 24 मेंबर का एक पैनल बनाया है, जहां पर इन्होंने बोला है कि रूरल पॉपुलेशन के लिए कुछ हम नया इंश्योरेंस वगैरह लेकर आ सकते हैं क्या, वो भी आप लोग बताइए। ये 2 साल के लिए नहीं है, बट ये 24 मेंबर का एक पैनल बनाया गया है, जिसको हेड कौन करेंगे, थॉमस देवासिया। थॉमस देवासिया, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। 2 पैनल बनाए हैं, एक 15 मेंबर का, एक 24 मेंबर का। 15 मेंबर को कौन करेगा, राकेश जोशी साहब, और 24 मेंबर को कौन करेगा, थॉमस देवासिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो है 2022 की कहां पर हुई है, विशाखापट्टनम में ये हुई है। सिम्बेक्स यानी सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो सिम्बेक्स से आपको पता चल गया कि ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में हो रहा है। बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब नेवी की एक्सरसाइज है, ये पानी में हो रही है। 29th एडिशन इस बार हो रहा है, इसका मतलब बहुत फेमस एक्सरसाइज है, बहुत सालों से ये होती आ रही है। 1994 में सबसे पहली बार हुई थी, जिसका नाम पहले क्या था, एक्सरसाइज लायन किंग। एक्सरसाइज लायन किंग, जिसका नाम अब क्या है, सिम्बेक्स है। तो याद रखेंगे कि पहले नाम कुछ और था। ये 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हुआ है। 2 फेजेस में ये हुआ है, एक हुआ है हार्बर फेज, एक हुआ है सी फेज। हार्बर फेज मतलब डॉकयार्ड के आसपास में ये इन्होंने एक्सरसाइज की है, और सी फेज मतलब जो पानी में करते हैं। तो 26 और 27 तारीख को हार्बर फेज था, और उसके बाद 28 से लेकर 30 तारीख तक कहां पर था, सी फेज में था। और सिंगापुर से 2 जो है जहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, जिनका नाम है स्टॉलवर्ट और विजिलेंस, आरएसएस स्टॉलवर्ट और आरएसएस विजिलेंस। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आप ध्यान रखेंगे सिम्बेक्स किसके बीच में होता है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। साथ ही साथ एक और जो है हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज देख रहे हैं, वो है इंडिया और यूएस के बीच में, जो जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास ये कहां पर हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। देखिए क्या है, फोर्टनाइट लॉन्ग मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते या फिर 15 दिन के आसपास का समय जो है, 15 दिन की ये एक्सरसाइज है। 18वां एडिशन इस बार हुआ है, 18th एडिशन यहाँ पर हुआ है। 14 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये हुआ है। और यहाँ पर इंडिया जो है अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी जो है इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में यहाँ पर देखने को मिलती है। इस वजह से ये होता है, और हर साल हम लोग ये मनाते हैं। 2021 में हमने ये अलास्का में मनाया था। अल्टरनेटिव चलते रहता है, एक साल यूएस में, एक साल इंडिया में, फिर अगले साल फिर से कहां हो जाएगा, यूएसए में हो जाएगा, जो मेरे ख्याल से वॉशिंगटन डीसी में जो है शेड्यूल्ड है। एक बार आप मुझे कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है गरुड़ा एरोस्पेस। ये एक एरोनॉटिकल कंपनी है, प्राइवेट एरोनॉटिकल कंपनी। जैसे इसरो है वैसे ये प्राइवेट एरोनॉटिकल कंपनी है। इनके साथ साथ लॉकहीड मार्टिन, ये जो है कनाडा की कंपनी है, ये एक इंडिया की कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है। किस चीज के लिए, ड्रोन के लिए और ड्रोन सिस्टम बनाने के लिए। इसी के साथ साथ गरुड़ा ये लोग ड्रोन्स बना रहे हैं, इनका मेन काम ड्रोन्स है, रॉकेट्स वगैरह में डील नहीं कर रहे। तो 100 गरुड़ा ड्रोन्स ये लोग बना रहे हैं, और इन्होंने 100 लोकेशंस पे इसका तो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, ये तो हो ही चुका है। और गरुड़ा एरोस्पेस के जो है ब्रांड एम्बेसडर इसको बनाया गया रिसेंटली, एमएस धोनी साहब को। तो ये ध्यान रखेंगे कि गरुड़ा एरोस्पेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, एमएस धोनी साहब बने हैं। और इनका मानना है कि हम लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर, माइनिंग, लार्ज स्केल मैपिंग, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, सब चीज में ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। विजन देखो यहाँ पर, विजन क्या है कि हम लोग 25,000 ड्रोन 2022 में लगाए, 1 लाख ड्रोन के आसपास हम लोग 2023 में इंस्टॉल करें, और 1 ड्रोन हर विलेज में 2024-25 में होना चाहिए। तो मतलब विजन तो बहुत काफी बड़ा है। गरुड़ा जो ड्रोन है काफी फेमस होने वाला है। आगे चल के आप बहुत बार गरुड़ा का नाम सुनेंगे, क्योंकि 25,000 2022 में लगाना है, 1 लाख के आसपास 2023 में लगाना है, और हर गांव में 2024-25 तक 1 ड्रोन होना चाहिए। ये इसका विजन है। ठीक है, चलिए गरुड़ा एरोस्पेस के बारे में आप जान सकते हैं कि 2015 में ये कंपनी बनी है, और 2015 मतलब रिसेंट ही, बहुत रिसेंट कंपनी है ये। चेन्नई तमिलनाडु में ये बनी है। इसके फाउंडर और सीईओ कौन है, अग्निश्वर जयप्रकाश। अग्निश्वर जयप्रकाश, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक कॉमन ऐप, जो कि पूरे एंटायर टैक्सी इंडस्ट्री को जो है संभालेगा। मतलब एक ही ऐप से आप क्या कर सकते हो, पूरे गोवा में जितने भी टैक्सीज है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप वहां पे सारे टैक्सी ऑपरेटर्स को इन्होंने एक सिंगल प्लेटफॉर्म के लाकर खड़ा कर दिया है। और साथ साथ आप याद रखेंगे कि अभी रिसेंटली गोवा गवर्नमेंट ही ऐसी गवर्नमेंट है जिसने एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऐप भी लेके आया था, जहां से आपको बढ़िया बढ़िया तरीके से अलग अलग अफोर्डेबल रेट पर क्या मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। गोवा से याद रख सकते हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ पे गवर्नर है, प्रमोद सावंत साहब जो है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, और पणजी यहाँ का क्या है, कैपिटल है। ठीक है, चलिए
वन लाइनर्स जैसे कि हम लोग हमेशा देखते हैं, देखिए वन लाइनर्स आपके लिए मैं लेकर आया हूं कि वर्ल्ड सेविंग डे जो है वो कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया में 30 अक्टूबर को मनाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। 31 अक्टूबर पूरा वर्ल्ड मनाता है बट इंडिया 30 अक्टूबर को मनाता है, तो ये एक जो है एक्सेप्शन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिप रॉकेट जो है एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो यहां से वहां चीजें डिलीवर करती है, जैसे ई कार्ट है वैसे ही शिप रॉकेट है। तो ये पहली ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी बनी है जो ओएनडीसी नेटवर्क से जुड़ी है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि आरआरआर फिल्म जो है इनको सैटर्न अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है, और ये आरआरआर का पहला इंटरनेशनल अवार्ड है। अभी रिसेंटली आरआरआर आई थी जो कि बहुत इंडिया लेवल पर बढ़िया तरीके से फेमस हुई थी और उनको बहुत सराहना मिली थी, उनको ही सैटर्न अवार्ड मिला है जो कि जापान का होता है। और एसएस राजामौली यहाँ पर जो है एज अ डायरेक्टर ये रनर अप आए हैं, यहाँ पर जो बैटमैन के डायरेक्टर है, ठीक है, उनको क्या मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है। तो डायरेक्टर को नहीं मिला बट फिल्म को क्या मिला है, अवार्ड यहाँ पर मिला है, तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक नई किताब है जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर। दिल्ली यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे हो गए हैं, तो उनके ऊपर एक किताब लिखी है, किसने, मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है। तो ये याद रखेंगे कि मिनिस्टर साहब ने क्या लिखी है, एक किताब लिखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि आरबीआई ने क्या किया है, 3 साल का बैन जो उन्होंने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पे लगाया था उसको जो है खत्म कर दिया है। आरबीआई जो है बैंकों को रेगुलेट करता है और अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो उस पर पनिशमेंट्स लगाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि फाइन लगाएगा, आपको सस्पेंड कर देगा या फिर आपकी कोई आप पे बैन लगा देगा, और उसको लिफ्ट करने का भी वही होता है। जैसे आरबीआई सारे बैंकों का पापा है, तो पापा आपको घर से निकाल सकते हैं अगर आप गलत काम करते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते हैं तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो 101 साल हो चुका है ये बैंक को, मतलब बहुत पुराना बैंक है, इस पर इन्होंने रिसेंटली एक बैन लगाया था जिसमें इन्होंने बोला है कि ये जो बैन है, ये जो नई ब्रांचेस अभी खुलेगी उस पर नहीं रहेगा, मतलब ये बैन पुरानी ब्रांचेस पे ही रहने वाला है। और लास्ट यहां पर मैं आपको बता दूं, यूएनसीटीएडी ने क्या कहा है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अगले साल डिक्लाइन होने वाला है। 5.7 आपको दिखेगा 2022 में, जो कि 8.2 था 2021 में। और इन्होंने जो कारण बताया है वो बोला है कि इन्फ्लेशन जो है ये एक कारण हो सकता है इस चीज का, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए। आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।